पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ने में आ रहा है, लास्ट बेंच में बेटा। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करें, दैट इज अ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एंड एनी फैमिली। वापस से रिपीट करता हूं, आराम से, जल्दी नहीं बेटा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस अलग अलग बातें। और मुझे लगता है ये तो क्लास में चाहे किसी को डाउट है ही नहीं। मेडिकल अलाउंस का मतलब ये हुआ कि तुम बीमार के पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे फिक्स इतना अमाउंट देना है, वो मेडिकल अलाउंस है। वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मेडिकल फैसिलिटी की। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको फैसिलिटी दी, यदि आप बीमार पड़े तो आपका जो भी मेडिकल बिल होगा एम्प्लॉयर क्या करेगा? रीइंबर्स कर देगा। तो यदि कोई भी एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी मेडिकल फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये आपको देखना है। रेडी एवरीवन? पढ़ने से पहले कुछ बातें अपन चला लेते हैं। अब यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है तो मेडिकल फैसिलिटी का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। ये सबको समझ में आता है? क्या बोला मैंने? मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या बोला मैंने? मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसका रीइंबर्स जो किया जाएगा, दैट इज अ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ये मेडिकल ट्रीटमेंट का होगा भैया, इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में आप करवा लो। क्या? इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में आप करा लो तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, एम्प्लॉयर क्या कर देगा? रीइंबर्स कर देगा। लेकिन एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, क्या है? उसका मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। और एम्प्लॉय गजब है, क्या है? एम्प्लॉय गजब है, गजब। और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉयर ने बोला कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं हूं ना, तुम इंडिया के बाहर जाओ। कैसे जाओ? नाले में तैरते तैरते। सुन लेना बात, तुम्हारा जाने का खर्चा भी, क्या वहां पे नाले में रहूं? अमेरिका में तो नाले भी नहीं होते, उसमें भी बर्फ होती है। जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगा उनको पता होगा, अमेरिका के अंदर मोस्टली माइनस में रहता है टेम्परेचर, वहां पे बर्फ मिलती है। तभी आपने सुना भी होगा ना, वहां का स्वीपर भी कार लेके घूमता है, क्योंकि वो और तरीका ही नहीं, वहां पे ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। मतलब थोड़े टाइम पर वो सड़क में सो गया तो क्या होगा? बर्फ ही मिलेगी। तो भैया कहाँ रहूंगा? बर्फ में सुबह। ये क्या? एम्प्लॉयर बोलता है प्यारे एम्प्लॉय, तुम इंडिया के बाहर जाओ, तुम्हारा जाने का खर्चा, तुम्हारा वहां पे रहने का खर्चा, और खाना तुम्हें बड़ा पता चल रहा है। तो एक जो बेसिक है, खाना तो यहाँ भी खाएगा ना तू, यहाँ पे खाना नहीं खाएगा। खाना खाना सर यहाँ नहीं रहेगा, कि यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ तो खुद का मकान है ना, यहाँ तो खुद का मकान है, लेकिन वहां पे मकान है नहीं, तो वहां पे होटल का तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर बोलता है तेरा जाने का खर्चा दे देंगे, ट्रेवलिंग का, प्लस वहां पे स्टे करने का, और जिस पर्पज के लिए गया उसको तो भूलो ही मत, मेडिकल ट्रीटमेंट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर एम्प्लॉय बोलता है मेरी हालत देखो, मैं अकेला कैसे। तो सिंपल सी बात है, उसकी मेडिकल कंडीशन तो कैसी भी हो सकती है ना, उसकी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, तो हो सकता है उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा वर्ष है, तो एम्प्लॉयर ये भी बोल सकता है ले जा किसी को साथ में। हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड को ले जाए, बॉयफ्रेंड को ले जाए, किसको लेके जाए। तो यहाँ पे हमने बात की दैट इज अटेंडी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कौन है, कोई भी हो सकता है, एक पर्सन अपने साथ ले जाओ और उसका भी खर्चा। यस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट वो भी यहाँ पे कवर किया हुआ है, लेकिन फैमिली मेंबर में क्या क्या कवर्ड होगा वो आपको देखना होगा। मैं कंसेप्ट और प्रोविजन को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट कितना भी दे और कितने पर्सन को कवर करे कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय खुद तो रहता ही है,
फॉर एग्जाम्पल पड़ोस में कोई बच्चा है, उसका भी ध्यान रखता है, उसको भी अपनी बच्ची की तरह रखता है। अडॉप्ट नहीं किया है, अडॉप्ट नहीं किया है, बच्चे की तरह रखता है, बच्चे की तरह रखता है। क्या वो कवर्ड होगा? वो कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अपने को देखना पड़ेगा फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा। सिर्फ फैमिली मेंबर की बात हो रही है, आप खुद और आपके जो भी फैमिली मेंबर है। हो सकता है कि एम्प्लॉयर तो किसी की भी खर्चा बियर कर ले, लेकिन अपने लिए एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल क्या होगा वो अपने को पढ़ना है। समझ में आ गई बात एवरीवन? यस, रेडी एवरीवन? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? medical facility provided to the employee and any family member. I repeat, medical facility provided to the employee and its family members. पहले काम करता हूं, पहले फैमिली मेंबर का बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। फैमिली मेंबर नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में आपको बताया गया है फैमिली मेंबर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, वो खुद तो है ही। तो फैमिली मेंबर के अंदर कौन आएगा? स्पाउस, बच्चास, वेदर मेजर और माइनर, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मींस नंबर ऑफ बच्चास वाला भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी तो तभी देनी है जब बीमार पड़ेगा। तो स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय, स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। इसके अलावा फैमिली मेंबर के अंदर कौन इंक्लूड होगा? डिपेंडेंट में पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ। तो फैमिली मेंबर के अंदर कौन होगा? वो खुद तो है ही। उस पर्सन के लिए फैमिली मेंबर के अंदर कवर होंगे स्पाउस, बच्चास, चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, चाहे मेजर हो या माइनर हो, और मतलब मम्मी और पापा, मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर्स। यदि डिपेंडेंट हुए तो वो भी फैमिली मेंबर के अंदर इंक्लूड हो। इसके अलावा दादा, दादी, नाना, नानी, कोई भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हो सकता है कि एम्प्लॉयर किसी का भी खर्चा बियर करे, वो यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ। यहाँ पे जो बात की गई है, किसकी बात की गई है? मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली मेंबर्स, उनके रिगार्डिंग ही आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा। वो आपको बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर ए, ट्रीटमेंट इन इंडिया। पॉइंट नंबर ए, ट्रीटमेंट इन इंडिया। पॉइंट नंबर A1, यदि कोई मेडिकल फैसिलिटी यदि एम्प्लॉय या एनी फैमिली मेंबर को दी जा रही है और ट्रीटमेंट यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है या एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल में हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर हो सकता है कि खुद मंगलम हॉस्पिटल हो, एम्प्लॉयर अपोलो हॉस्पिटल भी हो सकता है, एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? फोर्टिस भी हो सकता है, दुर्लभ जी भी हो सकता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, बॉम्बे हॉस्पिटल भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी किसमें कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में करते हो। तो यदि मेडिकल ट्रीटमेंट यदि इंडिया में किया जा रहा है और ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एक नया कंसेप्ट और होता है। मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है तो आपको पता ही है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है, दैट यू नो। एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल भी होता है, ये भी आपको समझ में आता है। थर्ड क्या होता है कि ये तो प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। क्या कर रखा है? यस, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत बार रिकॉग्नाइज करती है। क्या करती है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो एवरीवन। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी पूरी की पूरी क्या है? एग्जेम्प्ट है। मेडिकल फैसिलिटी क्या है? पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब चाहे 10,000 रुपीज रिइंबर्स किया हो, चाहे 1 लाख रुपीज रिइंबर्स किया हो, चाहे 2 लाख रुपए रिइंबर्स किया हो, चाहे 5 लाख रुपए रिइंबर्स किया हो, चाहे 1 करोड़ रुपए रिइंबर्स किया हो, चाहे 10 करोड़ रुपए रिइंबर्स किया हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए रिइंबर्स किया हो, अमाउंट वाला क्राइटेरिया ही नहीं है। याद क्या करना है? यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भी मेडिकल फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है, कहां पे? इंडिया में। कहां? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल, एंड थर्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, दैट मेडिकल फैसिलिटी पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। 1 रुपया भी एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल नहीं है। उसको फायदा जरूर हुआ है। फायदा हुआ है क्या बेटा? नहीं हुआ ना? एम्प्लॉय को फायदा हुआ है भैया। एम्प्लॉय को फायदा हुआ है। एम्प्लॉयर को यह फायदा हुआ है कि एम्प्लॉय रुक जाता है। अभी तो इसका नाम है फैसिलिटीज।
क्योंकि मैंने क्लास में बोला भी था ना, कोई आपको बोलता है काम करना है नहीं करना है, चॉकलेट मिलेगी, करना है करना है, तो लालच, बिना लालच के कभी जिंदगी में काम ही नहीं होता। तो ये एम्प्लॉयर इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, सैलरी तो देते ही देते हैं, तो सैलरी तो हर जगह सेम है, फिर हम बोलते हैं वहां से छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत सारे परक्विजिट मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है, बिहेवियर अच्छा है, तो ये सारी चीजें इसमें काउंट होती है। तो एम्प्लॉयर के एंगल से बात नहीं करें क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर की नहीं होती, सैलरी किसके लिए टैक्सेबल होती है, एम्प्लॉय के लिए। तो मैंने क्वेश्चन पूछा एम्प्लॉय को फायदा हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल ट्रीटमेंट को इसमें 1.5 लाख का खर्चा हो गया, एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स कर दिया तो भैया उसके 1.5 लाख रुपए बच गए, कितने 1.5 लाख रुपए, तो ये बेनिफिट है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये समझ में आ गया यहां तक? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, A2 का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल के अलावा यदि उसका ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल में होता है और एम्प्लॉयर बोलता है तुम तो ट्रीटमेंट कराओ, मैं अमाउंट पे कर दूंगा, तो देन फुल्ली टैक्सेबल, 1 रुपया भी एग्जेम्प्ट नहीं है। वो जितना भी पार्ट एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स किया वो एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड, समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि कोई एम्प्लॉयर, बोलो, यदि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, तो यदि मेडिकल ट्रीटमेंट की यदि कोई फैसिलिटी यदि एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जा रही है, एम्प्लॉय को भी और उसके फैमिली मेंबर को भी, और यदि वो मेडिकल ट्रीटमेंट यदि इंडिया में हो रहा है और कहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, तो जितना भी फैसिलिटी दिया, जितना भी एम्प्लॉयर ने अमाउंट रिइंबर्स किया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल अमाउंट टैक्सेबल है इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म? पॉइंट नंबर बी, जल्दी नहीं आराम से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर बी, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहानी सुनाई थी, इसमें हमेशा जनरली प्रोविजन डायरेक्टली नहीं बताता, यदि ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर होगा, देखो ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर होगा, आप जयपुर हो, जयपुर से आप मुंबई गए तब ट्रेवलिंग की बात नहीं की, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, जितनी ज्यादा आप बातें करोगे ना उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। आप जयपुर के रहने वाले हो और एम्प्लॉयर ने बोला जाके मुंबई के अंदर ऑपरेशन करा लो, दिल्ली के अंदर करा लो, अहमदाबाद के अंदर करा लो, गुड़गांव के अंदर जाके करा लो, यहाँ वहां जाके करा लो, इंडिया की नहीं, इंडिया में सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हुई है, इंडिया में सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट। आप इंडिया के बाहर भेजते हो, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, बोलो ट्रीटमेंट अमेरिका, जापान, कनाडा। टैक्स के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप एग्जांपल दे दे के पढ़ोगे ना उतना कंसेप्ट क्लियर भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आप रिटेन भी कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में भी आ रहा होगा सर बहुत इजी सब्जेक्ट है लेकिन प्रोविजन कुछ ज्यादा ही है। तो यदि मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर है तो यार बेचारा एम्प्लॉई 15,000 की सैलरी वाला, 30,000 की सैलरी वाला, कितनी भी सैलरी हो सकती है भैया, वो ट्रेवलिंग कैसे करेगा अमेरिका? समझ में आई बात? तो एक तो हुआ बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग, दूसरा क्या हुआ, वो ट्रेवलिंग करके आपने उसको अमेरिका या कनाडा तो भेज दिया, आपको पता होगा अमेरिका से ज्यादा कनाडा में ठंड पड़ती है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगा उनको पता होगा। तो अब सिंपल सी बात है, आपका वो एम्प्लॉय चला तो गया कनाडा बाय ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग क्या स्टे, तो बेनिफिट ऑफ ट्रेवल भी दे रहे हो, बेनिफिट ऑफ स्टे भी दे रहे हो, और थर्ड क्या था, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज द मेन पर्पस, बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एम्प्लॉय था बहुत बीमार है, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को बोला जा इंडिया की बाहर जाके ट्रीटमेंट कर ले, आज पाँव पड़ने लग गया, मैं कैसे जाऊंगा, तो फिर एम्प्लॉयर ने बोला तेरा जाने का और रहने का और तेरा ट्रीटमेंट पूरा हम करवा देंगे, फिर होने लग गया मैं अकेला कैसे जाऊंगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा ना, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, तो वाइफ को साथ में ले जा, अटेंडी को साथ में ले जा, समझ में आई बात? तो आप एक अपने साथ अटेंडेंट लेके जा सकते, फिर वो रोने लग गया हाथ धो के,
छोटे छोटे बच्चे भी। फिर एम्प्लॉयर ने बोला कि इनका खर्चा भी मैं बियर करूंगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जाग कौन रहा है साथ में? मरीज, एक अटेंडी और 2 बच्चाज। अब उसको अटेंडी क्या बोलूंगा बच्चों को मैं? एक 3 साल का बच्चा, एक 4.5 साल का बच्चा। अब उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, तुम अकेले रहो, खाना बना लेना अपनी आप ही। तो एम्प्लॉय बहुत अच्छा था, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत वफादार था, ऐसे एम्प्लॉय मिलते भी नहीं है कभी। तो बोला ठीक है मैं खर्चा बियर कर लूंगा। इनकम टैक्स बोलता है कि जो हम बात करेंगे यहां पे, वो किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? एक पेशेंट, मरीज, और मरीज के साथ 1 अटेंडी। अटेंडी जरूरी नहीं है यहाँ पे वाइफ हो, गर्लफ्रेंड भी हो सकता, कोई और भी हो सकता, क्योंकि अटेंडी है, अपने यहाँ पे वाइफ की बात नहीं की। लेकिन जो मरीज है ना बेटा इधर, वो मरीज है, वो मरीज कौन होगा? वो एम्प्लॉय हो सकता है, स्पाउस भी हो सकती है, बोलो बोलो बोलो, बच्चास, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे बच्चास में। लेकिन डिपेंडेंट में कौन? मम्मी पापा, भैया बहना, वो कोई भी मरीज हो सकता है। और उस मरीज के साथ 1 अटेंडी, बस इतने ही पार्ट का एग्जेम्पशन के लिए कवर किया गया है। बाकी सब अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल होगा, उसके लिए हम बात नहीं करते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं एवरीवन? बाकी तो एम्प्लॉयर की मर्जी, वो क्या बेनिफिट दे वो एम्प्लॉयर जाने, एम्प्लॉय जाने। जैसे मैंने आपको इमोशनल ड्रामा करके समझाया भी कि एम्प्लॉय भी जा रहा है, एम्प्लॉय के साथ 1 अटेंडी, उसकी वाइफ भी जा रही है, और 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भी बोला ठीक है मैं खर्चा बियर करूंगा, ले जाओ। लेकिन एग्जेम्प्ट के अंदर कवर्ड नहीं होगा। समझ में आ रही बात? सर कितना एग्जेम्पशन होगा जल्दी बताओ। पॉइंट नंबर बी सबको समझ में आ गया? काऊ में पॉइंट नंबर बी पे, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। यदि एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स के मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर के लिए बात करता है, तो यहाँ पे 3 बातें आएगी पॉइंट नंबर बी के अंदर। 1 बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे, एंड 3rd बेनिफिट ऑफ ट्रेवल। पॉइंट टू बी नोटेड, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अटेंडी भी कवर होगा क्या? बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर अटेंडी भी कवर होगा क्या? ये ऐसे बोलने वाली बात नहीं थी, फिर भी मुझे पता कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसे मैंने बोल दिया। मेडिकल ट्रीटमेंट किसका? एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर का। तो एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर जिसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको आपने क्या बोल दिया? मरीज, पेशेंट। तो बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट उसका प्लस, अब वो रहेगा भी। अब रहने के लिए 2 लोग होंगे, वो जो पेशेंट है वो प्लस समझ में आ गया होगा ना? साथ में कोई भी हो सकता है, आप गर्लफ्रेंड को भेज दो, बॉयफ्रेंड को भेज दो, मतलब फॉर एग्जांपल किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को भी बोल सकते हो जो आपके फैमिली में है, जो मतलब ज्यादा बिजी नहीं हो, या तुम साथ में चले जाना, तुम देख लेना, और तुम्हें घूमने को भी मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि बच्चा बीमार हो, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग करते हो, और कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो, तो बोला बच्चे के साथ किसी और को भेज दिया, देख लेना। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पॉइंट टू बी नोटेड, बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे के लिए, और बेनिफिट ऑफ ट्रेवल के लिए। ध्यान से पढ़ना बेटा, पॉइंट नंबर B2 और B3। तो जहां मैंने बेनिफिट ऑफ स्टे लिखा है और जहां पे मैंने बेनिफिट ऑफ ट्रेवल लिखा है, उन दोनों के लिए कॉमन है 1 पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? अब याद रखना पॉइंट नंबर B1 और B2, पॉइंट नंबर B1 और B2, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे, अमाउंट एग्जेम्प्टेड एज पर द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। आपको एज ए स्टूडेंट याद नहीं करनी, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा जितना भी आरबीआई का लिमिट है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये आरबीआई यहाँ पे कहां से टपक गया? बेटा समझे नहीं तुम, इंडिया के बाहर जा रहे हो, डॉलर में पेमेंट करोगे, नहीं यही बात समझ में? आरबीआई तो आएगा, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बोलो ले लो रुपया, बोले बेवकूफ रुपया नहीं चलता या डॉलर चलता है, क्योंकि यूएस के अंदर चलेगा यूएस डॉलर और कनाडा में चलेगा कैनेडियन डॉलर।
क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? तो इसका मतलब आरबीआई तो इन्वॉल्व होगा ना, पैसा जा रहा है इंडिया का। हेलो एवरीवन, रिपीट, जल्दी नहीं है अपने को, नहीं क्वेश्चन अपन लेंगे। देखिए पहले प्रोविजन तो अच्छी तरह माइंड में सेट करें। तो बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे, स्टे के अंदर दोनों आ जाएगा, 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडी। इन दोनों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है बेटा, आवाज नहीं आ रही, कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है? जितना आरबीआई ने लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखा है पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट है। उससे ज्यादा यदि रिइंबर्स कर दिया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया कि बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे हुआ 2.5 लाख रुपया और लिमिट है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की, तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा? 2 लाख, 50,000 टैक्सेबल होगा। नहीं आया समझ में? मैं वापस से बोल देता हूं, बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस बेनिफिट ऑफ स्टे जो एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स कर दिया और 2.5 लाख रुपए का रिइंबर्स कर दिया, यही तो बेनिफिट हुआ जितना वो रिइंबर्स करेगा। और 2 लाख रुपए की लिमिट है आरबीआई की, नहीं रट्टा नहीं मारना बेटा। मान लो 2 लाख रुपए की आरबीआई ने लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है, तो यस कितना अमाउंट? 2 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 50,000 रुपीज क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल होगा। कितना अमाउंट? 50,000 रुपीज। पॉइंट नंबर बी3 में जहां पर बेनिफिट और ट्रेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, 1 पेशेंट जो भी जा रहा है। और पेशेंट कौन होगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन होगा पेशेंट? मरीज। मरीज एम्प्लॉय हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, तो वो जो भी मरीज है प्लस 1 अटेंडेंट। बेनिफिट ऑफ ट्रेवल कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ जीटीआई अप टू ₹2 लाख, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। अब एक नया वर्ड आ गया, जीटीआई। मुझे पता है अभी अभी तो इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं जीटीआई नहीं पता, लेकिन जिसके पास ऊपर का माला होता है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जीटीआई करके मैंने कभी पढ़ाया नहीं अभी तक और अभी बताने वाला भी नहीं हूं। आगे जब आएगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कॉमन सेंस के अंदर पॉइंट लिंक कर देता हूं कि स्टार्टिंग में जब मैंने पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। याद है? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो कॉमन सेंस मुझे सब पता है, लेकिन अभी कॉमन सेंस के आधार पे बताऊंगा कि कॉमन सेंस क्या कहता है। ऑब्वियस इन 500 इनकम को ऐड कर लो, उसको बोलते हैं जीटीआई। सैलरी के अंदर सिर्फ सैलरी ऐड करोगे, लेकिन जीटीआई का मतलब होता है टोटल इनकम। जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है, तो इनकम तो 5 ही होती है, नहीं इनकम तो कितनी भी हो सकती है, पर वो 5 कैटेगरी में इंक्लूड हो जाती है। समझ में आ गया बेटा? तो जीटीआई का मतलब क्या हुआ सर? जितनी भी आपकी इनकम से सबको आप ऐड कर लो। तो यदि आपका जीटीआई कितना होगा? अप टू 2 लाख रुपीज। बोल, आवाज नहीं आ रही? तो देन जितना भी बेनिफिट और ट्रेवल है वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज 2 लाख से ऊपर वाला नहीं, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि बेनिफिट और ट्रेवल आपका है फॉर एग्जांपल 1.5 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। तो बेनिफिट और ट्रेवलिंग आपका 1.5 लाख हो या 3 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ही देखना पड़ेगा जीटीआई ऑफ दैट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है ना उसकी जीटीआई कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपीज। तभी तो दया आ रही है। क्या बोला मैंने? अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आया ना? क्योंकि एम्प्लॉय कमाता ही नहीं है, सिर्फ सैलरी से नहीं, उसकी इनकम ही नहीं है, तो कहां से अमेरिका में जाएगा? पूरे साल भर में जो बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है, और यदि आप अमेरिका जाओगे तो आपको पता है सर फ्लाइट का ही कितना है, शायद 1 वे 40 या 50,000 है शायद, या ज्यादा भी हो तो मुझे पता नहीं। 1 लाख रुपए आना जाना हो जाता है शायद, या 1 वे, जो भी है वॉटेवर। अब यदि आपका 80,000 1 लाख रुपीज करके समथिंग ट्रेवलिंग का आ रहा है, और बंदा कितना कमाता है? पूरे साल भर में 2 लाख, खाऊंगा नहीं, बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं। अब समझ में आ गया? इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे भी रहा है और गवर्नमेंट भी थोड़ी भावुक हो जाती है, नहीं है टैक्सेबल, नहीं है टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं करेंगे। किसके लिए? ऐसे एम्प्लॉय के लिए। यदि एम्प्लॉय की जो टोटल इनकम, सैलरी नहीं,
सैलरी के अलावा भी बाकी जितनी भी इनकम है सब ऐड कर लो, उसकी टोटल इनकम यदि 2 लाख रुपए है, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए है, तो देन फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल अमाउंट टैक्सेबल है। कौन सा वाला? बेनिफिट ऑफ ट्रेवल। और जबकि बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे के लिए क्या दिया है अपन ने? आरबीआई से लिंक किया है। किससे लिंक किया है? आरबीआई ने जितना लिमिट बताया है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, बाकी अमाउंट क्या है? टैक्सेबल। मतलब उसमें पूरा नहीं है, जितना आरबीआई की लिमिट है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? ये टाइम रुकता ही नहीं है, यही तो ज्यादा समझ में आ रहा है? आजकल वैसे ही इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयर सबसे पहले क्या करेगा? या तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई मेडिकल इंश्योरेंस। सारे कुछ बच्चों के बीच में दिमाग में आ भी रहा होगा, इतना लफड़ा ही नहीं है आजकल। तो जैसे मेरा पाँव का ऑपरेशन कराना है तो मुझे कुछ वो बोलते हैं तो ये क्या प्रॉब्लम है मेडिकल इंश्योरेंस करा के? भाई मुझे ऑपरेशन से नफरत है, बात पैसे की नहीं है। लेकिन नॉर्मली यदि आप देखा जाए तो सिंपल सा पॉइंट आता है, आजकल मेडिकल इंश्योरेंस आपने देखा होगा 8 दिन कोई भी ऑपरेशन, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है ऑपरेशन के अंदर आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना, क्योंकि आपका इंश्योरेंस होगा, पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? रिइंबर्स हो जाएगा। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा यदि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ तो यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का यदि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि करा रहा है तो फायदा हो गया ना? क्या फायदा हो गया? एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो सब मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। तो एम्प्लॉय को पता है भैया मैं कभी भी बीमार पड़ सकता हूं, तो एम्प्लॉय खुद मेडिकल इंश्योरेंस कराएगा। लेकिन एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया? मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया। तो यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया तो एम्प्लॉय को फायदा क्या हुआ? रीइंबर्समेंट का अमाउंट नहीं, क्योंकि रीइंबर्समेंट तो एम्प्लॉयर करेगा ही नहीं, वो तो कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। एम्प्लॉय को फायदा ये हो गया कि जो उसको 15,000 रुपए का साल का जो मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ता है वो कौन करा रहा है? एम्प्लॉयर। ये फायदा तो हो रहा है एम्प्लॉय को, लेकिन ये फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट। क्या है बेटा? यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराता है, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराता है वो पूरा का पूरा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एम्प्लॉय के एंड में एग्जेम्प्ट है, 1 रुपये भी टैक्सेबल नहीं है। इसलिए आप जब भी किसी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाके देखोगे, और बड़ी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉय का क्या कराती है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब एम्प्लॉय को दिखाती तो है, देख तेरी सैलरी में 15,000 रुपए, और एम्प्लॉय के लिए फायदा ये हो जाता है कि वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता। क्या नहीं होता? एम्प्लॉयर की तो कॉस्ट है, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं लग रहा, क्योंकि सैलरी पे करने का ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय को फायदा हो। ये जनरली उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए यूजफुल होता है जिनकी सैलरी ज्यादा होती है, मतलब जिनकी सैलरी क्या होती है? टैक्सेबल दायरे में आती है। तो जिनका भी सैलरी टैक्सेबल दायरे में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से एम्प्लॉय को तो फायदा है, एम्प्लॉय भी उसको बता देगा, लेकिन फायदा क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? क्योंकि क्लियरली दिया हुआ है जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पे करेगा उतना अमाउंट सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई डाउट एनीवन? वैसे टाइम हो गया, लेकिन 1 मिनट और, सिर्फ नॉलेज देखने के लिए। ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने किसी जमाने में कहीं पढ़ाया था। यस, कुछ बच्चों को याद आ गया। जीएसटी सर, जीएसटी में कहाँ पढ़ाया था सर? आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। तो वैसे कनेक्टेड नहीं है, जिन्होंने जीएसटी पढ़ लिया है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए। यस एवरीवन, सब आ जाओ। आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि कोई एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉयर हूं जीएसटी वाला बंदा, और यदि मैं अपने एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अभी मैं एम्प्लॉय के एंगल से बात कर रहा था इनकम टैक्स में, सर या बदलो क्या बदल जाए? एंगल का है, सैलरी के अंदर आप एम्प्लॉय के एंगल से बात कर रहे हो, अभी मैं किसके एंगल से बात कर रहा हूँ? जीएसटी में एम्प्लॉयर के एंगल से। तो एम्प्लॉयर ने जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन कौन बोलता है मिलेगा? कौन कौन बोलता है नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लियरली दिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आईटीसी नहीं मिलता। यदि एम्प्लॉयर के लिए ऑब्लिगेटरी हो तो अलग बात है, अदरवाइज
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी पे किया जाता है उसके ऊपर जितना भी जीएसटी लगता है उसका आईटीसी नहीं मिलता, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अभी फिलहाल आपको इनकम टैक्स के एंगल से बात करनी है। और मुझे लगता